नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, टांडा, अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में DLED द्वितीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने भारत के केंद्रीय शासन व्यवस्था अर्थात एक ऐसे साम्राज्य के बारे में चर्चा किया था। उसी के बारे में आज हम विस्तृत व्याख्या करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जो है क्लास अटेंड करें। बाकी के जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो आपका काम है अपने साथियों को जोड़ देना और सभी के पास इसको शेयर कर दें ताकि सभी ग्रुप में आपकी पहुंच जाए और सब लोग प्रतिदिन की क्लास अटेंड करें। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया था कि भारत में सबसे पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्वर्णिम युग इतिहास, भारत का एक ऐसा इतिहास है जो सबसे पहले केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित करने एवं यूनानी राजाओं को अल्छेंद्र अर्थात सिकंदर के विजित हुए राज्य को और अनेक आक्रमणकारियों से भारत की जो दयनीय स्थिति बन गई थी, इन सब का तहस नहस करके एक संपूर्ण भारत भूखंड नहीं अपितु बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तक के भूखंड को शासित करने वाले ऐसे नायक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे आचार्य चाणक्य कौटिल्य जो थे, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उसके माध्यम से चंद्रगुप्त के बारे में पता लगता है, लेकिन सबसे जो सटीक जानकारियां मिलती हैं वे मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका के वर्णन में इंडिका के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, प्रशासन, उसके क्षेत्र आदि सभी के बारे में हम अध्ययन जब करते हैं तो पाते हैं कि ऐसी स्थिति उसके समय में रही होगी। तो इस प्रकार से यूनानी जो लेखक थे वे चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस भी कहते थे। तो इस प्रकार से अब हम ये देखेंगे, प्रोफेसर पलथारी ने लिखा है कि भारत के व्योम पर एक ऐसे नक्षत्र का उदय हुआ जो भारत का एक नायक बन के संपूर्ण भूखंड पे राज शासित करने वाला, एक केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित करने वाला महानायक उदय हुआ, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। प्यारे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य एक कूटनीतिक, साहसी और दूरदृष्टिता रखने वाला शासक था। तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कल बताया गया था कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। सिकंदर के बारे में भी बात हुई थी। सिकंदर भी उस समय भारत में आया था, लेकिन मगध की तरफ बढ़ने का उसका साहस नहीं हुआ, उसके सैनिकों का साहस नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर हम लोग उधर जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था तब तक स्थापित कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य कि चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक शासन, उसकी प्रबंध समिति, उसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। सबसे पहले जब उसने एक लड़ाई लड़ा जो सेल्यूकस द्वितीय था, सेल्यूकस द्वितीय ने ही मेगास्थनीज को राजदूत बना के भेजा था। तो सेल्यूकस द्वितीय को जब पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो जब पराजित हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस द्वितीय, तो उसने क्या किया, अपना जो है संबंध उससे बनाने के लिए
अपने ही बहन, जिसका नाम है, बहन का नाम था चेलना, चेलना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी रचा देता है और रिश्तेदारी में बदल जाता है। तो इस प्रकार से रिश्तेदारी में जब बदल गया तो कई साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ गए। फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे कई सौ हाथियां दान में दिया, उसके कुछ क्षेत्रों को दान में दिया। इस प्रकार हम उसके कहानी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ देखेंगे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज का भारत का वर्णन, मेगस्थनीज के द्वारा भारत का वर्णन। अब भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखता है मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में। भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ के स्थल खंड, जल खंड, पेड़ पौधे, पंछियाँ, नदियाँ, पहाड़, झील, झरने, सभी के बारे में वह लिखा हुआ है कि भारत एक ऐसा सुंदर देश है जिसके दो तरफ अर्थात पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी तरफ तटीय क्षेत्र है और बीच में उसका उठा हुआ भाग पठारी है और उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ से सदा निरित बहने वाली नदियाँ निकलती हैं। उसने बताया कि गंगा का जो मैदान है, गंगा मैदान की जो चौड़ाई है और गंगा सोन के बीच अर्थात गंगा और सोन के दोआब में एक राज्य था जिसका नाम था पाटलिपुत्र। तो इसका भी उसने वर्णन किया है। उसने कहा कि गंगा की जो चौड़ाई है वो 30 स्टेडिया के बराबर है। तो 30 स्टेडिया के बराबर उसकी चौड़ाई को बताया गंगा की। फिर उसने यमुना के बारे में और तमाम नदियों के बारे में उसने बताया। फिर उसने बताया भौगोलिक स्थिति के बारे में कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर मकान जो हुआ करते थे वे लकड़ी के हुआ करते थे और उसने बताया कि जो उच्च स्थान थे, ऊंचे स्थानों पे महल बने थे, घर बने थे और पहाड़ी क्षेत्रों में भी उसने नदियों का एक चित्रण बहुत मार्मिक ढंग से किया है कि नदियों के द्वारा भारत भूमि पर जल की कमी नहीं होती थी, अर्थात भारत में पानी की कोई समस्या नहीं होती थी, जिसके कारण कृषि प्रधान था, अत्यधिक उत्पादन होता था। तो हम आगे देखते हैं पाटलिपुत्र के बारे में बात हो रही है। उस समय पाटलिपुत्र एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी काफ़ी गौरव गाथा है, क्योंकि पाटलिपुत्र ही मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वो बिहार प्रांत में पड़ता है, वहीं से जो है उसका शासित होता था चंद्रगुप्त का। इस प्रकार से ये पाटलिपुत्र का नाम उसने फिर राजप्रसाद, मतलब उसने मेगस्थनीज ने यहाँ के राजाओं के वैभवशाली महल को देखा। उस वैभवशाली महल में इतने अच्छे खंभे बने हुए थे, इतने अच्छे दीवारें बनी हुई थी, उन खंभों पे अंगूरी लताएं लटकी हुई थी और उस अंगूरी लताओं पे किलकोरित करती, किलकार करती पंछियाँ विद्यमान दिखाई दे रही थी। इस प्रकार से इस ऐसे आलीशान भवन को देख करके उसने कहा कि दुनिया में और भी भवन है लेकिन भारत जैसे भवन आलीशान, यहाँ के राजाओं के भवन जैसा पूरी दुनिया में वैभवशाली भवन नहीं है। तो इस प्रकार से राजप्रसाद। फिर धार्मिक स्थिति के बारे में उसने लिखा। यहाँ लोग जो थे, धार्मिक स्थिति के बारे में इसने यूनानी देवताओं के बारे में लिखा। यूनानी देवता डियोनिसन और हिराक्लिस, इसने यूनानियों के दो देवताओं के बारे में लिखा और ये लिखा कि भारत के लोग इन देवताओं की पूजा करते थे और बाद में यही देवता पता लगा कि ये शिव और कृष्ण हैं। और यहाँ के लोग जो थे वहाँ इनकी धार्मिक जो प्रवृत्ति थी, यहाँ जो है यज्ञ प्रथा थी, बलि प्रथा थी, इस प्रकार से और पुनर्जीवन में विश्वास करते थे। तो ऐसे यहाँ के लोगों की धार्मिक मान्यताएं थी। दूसरी बात है अगला, धार्मिक स्थिति के बाद सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति यहाँ की काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर समाज में भाईचारा था और मेल जोल था, कोई दिक्कत नहीं थी। समाज एकदम प्रफुल्लित था क्योंकि यहाँ पर एक कृषि क्षेत्र था, यहाँ पर
दो फसली व्यवस्था थी, सिंचाई के बहुत अच्छे साधन थे, लोगों का जीवन खुशहाल था, सुखमय था, इसलिए यहाँ की सामाजिक धार्मिक स्थिति बहुत अच्छी थी। फिर आगे क्या है, आगे की कंडीशन ये है, यहाँ की जो व्यवस्था थी वह सबके हित में थी। तो इस प्रकार से यह एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब हम चाहते हैं कि कल फिर अगली क्लास में बाकी की बातें रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। फिर अगले क्लास में इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।